कोई उनको नौकरी नहीं देना चाहता है, कोई उनके लिए काम नहीं करना चाहता कि उनको खेतों में रख दो और वो उसका बचाव करेंगे। हाथ में बंदूक दी जाती है कि आप किसी भी तरह बचाव करो पर खेत को नुकसान, पर उनको बंदूक मत पकड़ाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्की यात्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ सर्किल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो IFS पद पर है और अभी पर्वत सर के अंदर है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये किस तरह से इस विभाग के अंदर आए और इनके बीच में क्या क्या कठिनाई और पर्वत सर में अभी खासकर वन संरक्षण और वन्य जीव को लेकर इनकी क्या मुहिम चल रही है। नमस्कार मैम। मैम आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम मृदुला सिंह है जी। मैं बेसिकली लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ जी। तो मेरा कैडर राजस्थान है जी। मैम अभी आप IFS पद पे हो जी, तो आप पर्वत सर विधानसभा के अंदर पिछले 2 महीने से कार्यरत हो। अभी वन्य जीव संरक्षण को लेके और अपने पेड़ पौधों को लेकर क्या मुहिम चला रहे हो और कैसे आप जैसे कि जो अवैध खनन होता है, अवैध कटाई होती है, उनसे किस तरह से रेस्क्यू कर रहे हो? जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है जी। पर्वत सर में थोड़ा सा अवैध कटाई की कभी कभी हमें सूचना मिल जाती है जी। और इसके लिए हमने DFO सर का हमें उनके नेतृत्व में हमने पेट्रोलिंग टीम बनाई रखी है जी, जो 24/7 ड्यूटी पे है। जी मैम। हमें कभी हम पेट्रोलिंग पे जाते हैं, हमें कभी खबर मिल गई, किसी ने खबर दे दी, तो हम चाहे रात हो चाहे दिन हो हम तत्पर रहते हैं। वहाँ जाके जो भी कार्रवाई हो सकती है हम करते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं कि लोगों के बीच मैसेज जाए कि ये क्षति पहुँचाना वन को ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ये करना नहीं है। और खनन की बात करें तो खनन पर्वत सर में ऐसे है नहीं, खनन की यहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं है, तो अभी तक तो कोई खबर नहीं आई है। और एक वन संरक्षण की ये बात मैं बता दूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम लॉन्च हुआ है एक पेड़ माँ के नाम, तो इसके तहत तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों ने सहयोग दिया है। हमने डिडवाना ज़िले में, पूरे डिडवाना ज़िले में हमने 7 लाख से ज़्यादा पौधे को रोपण किया है और इसमें पूरा जन सहयोग हमको मिला है। और ये कार्यक्रम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है लोगों की मदद से, वन विभाग की मदद से और जिला स्तर के सारे विभागों की मदद से। तो यहाँ पे काम वन विभाग का काफ़ी अच्छा चल रहा है। देखिए पर्वत सर शहरवासियों, और ये मेरी वीडियो तमाम पर्वत सर शहर में चल रही है कि आपको पता है पर्वत सर शहर के अंदर कितना हेक्टेयर वन विभाग के अंतर्गत आता है। हम आपको बता दें लगभग अनुमान से 10,000 वन क्षेत्र के अंदर आता है। 10,000 हेक्टेयर, 10,400 बताया था अभी सरवण जी ने। 10,400 हेक्टेयर के लगभग वन क्षेत्र में आता है। और पर्वत सर में एक रोहिंडी में आपकी नर्सरी भी स्थित है जिसमें अभी वर्षा ऋतु के अंदर 1,39,000 पौधे भी तैयार किए गए थे, जिसमें बता रहे थे आपके कर्मचारी की लगभग 1,20,000 पौधे भी वितरण किए थे। मैम देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता को लेकर और पेड़ पौधों की संरक्षण को लेकर और वन्य जीवों की संरक्षण के लेकर भी अभी अपने मन की बात के अंदर भी जिक्र किया था कि वन्य जीवों का संरक्षण करें और पेड़ पौधों को बचाए। मैम आखिरकार ये कहाँ पे दिक्कत आ रही है कि क्या कारण है कि वन्य पहले अपन आते हैं पेड़ पौधों पे कि अवैध कटाई की रोकथाम कैसे कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कैसे करें, और मेन मतलब इतनी सारी कटाई क्यों हो रही है? सिर्फ कुछ देखिए आपने ना अपने क्वेश्चन में आंसर आपने खुद ही दे दिया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये है कि वन में जो भी हो रहा है, कुछ जगह अतिक्रमण की खबरें आ जाती हैं जी मैम, कहीं पे अवैध खनन की खबर आ जा रही है या पेड़ों को लोग पतन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सबसे मेन रीज़न है जन में जागृति की कमी, जन जागृति की दिक्कत है यहाँ पर। और लोगों को लगता है कि 2 पेड़ कट गए, 3 पेड़ कट गए तो पेड़ ही तो कटे हैं, या उनको लगता है कुछ भूमि ही तो गई है, तो उनके लिए वो सिर्फ पेड़ और भूमि है। पर उनको समझने की ये ज़रूरत है कि वो पेड़ और भूमि अभी तो आप नंबर में गिन रहे हो, पर यही उनके जीने का जो फाउंडेशन है जी मैम, वो वन से मिल रहा है जी। वन से यहाँ पे आपको पता है नागौर क्षेत्र में थोड़ी पानी की दिक्कत रहती है, तो हिमालय की जितनी नदियाँ को आप छोड़ दो, इधर की साइड की जितनी नदियाँ हैं उनका सृजन वन क्षेत्र से होता है। तो आप वन क्षेत्र को कम करो, यहाँ पे पानी की समस्या आएगी। आप यहाँ से पेड़ों को काट दो तो यहाँ पे वायु अशुद्ध होगा, प्रदूषण होगा, वायु अशुद्ध होगी। दिल्ली में दिक्कतें आ रही हैं
तो वही है कि यहाँ पे अभी वायु वातावरण सब इतना शुद्ध है, और इसका मेन कारण है कि यहाँ पे वनों का 11,000 करीब के हेक्टेयर, अगर प्रिसाइसली ऐसे इट इज़ 10,400 हेक्टेयर्स। तो इतने वन की वजह से ही यहाँ पे अगर पानी का लेवल है भी ज़मीन में तो वो वनों की देन है, और यहाँ पे अगर वातावरण अच्छा है तो वो वन की देन है। तो मेन चीज़ है कि जो आपने वन संरक्षण की बात की मैम, इसमें ज़रूरत है कि लोग जागरूक हो। लोग जब तक वो नहीं समझेंगे कि इसको हमें बचाना है, तब तक अब अकेला डिपार्टमेंट कैसे कुछ काम करेगा। ये कोई भी डिपार्टमेंट तब काम करता है जब लोग साथ रहे, हम भी लोग ही हैं, तो लोगों की जागृति। मैम साइंस भी कहता है कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा वन है वहाँ पे वर्षा भी अच्छी होती है, और वहाँ का तापमान, वायुमंडल, हर तरह से ऑक्सीजन में भी मतलब अच्छे से होती है। और ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर क्या होता है कि अपने किसान वर्ग या जो लोग हैं तो उनमें थोड़ी जागरूकता नहीं है। अभी युवा पीढ़ी में तो जागरूकता आई है, और आप बता रहे हो कि हमें सूचना भी देते हैं कि जहाँ कटाई होती है, और आप रेस्क्यू भी करते हो, जाते हो। तो मैम एक मेरा क्वेश्चन और रहेगा कि वन्य जीव संरक्षण के लिए तो आप मुहिम चला रहे हो, और आपने बता दिया कि जागरूकता जरूरी है। एक अपने वन्य जो जीव होते हैं जैसे पशु पक्षी हुए, अभी मैंने देखा था आपकी टीम ने एक रेस्क्यू करके अपने अपन उसको बोलते हैं अपने मारवाड़ी भाषा के अंदर रोजड़ा हमारे को यहाँ बोलते हैं, तो उनका बच्चा नीलगाय का छोटा सा प्यारा बच्चा जिसके एक पैर भी नहीं था, और आपकी टीम ने रेस्क्यू किया है। ये बहुत ही कम देखा जाता है मैम। तो अपन जैसे कि एक क्वेश्चन भी है कि जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में किसान लोग तो ऐसा नहीं करते, मतलब वन्य जीवों को या मारते नहीं है, पर एक बागरिया जाति आती है जो किसान अपने खेतों की रक्षा के लिए उन बागरिया या उन जातियों को सुरक्षा के लिए, फसल की सुरक्षा के लिए रखते हैं, पर कई बार वो उनका मतलब गोली चला के जान भी कर देते हैं उनको, मतलब उनका कटिंग करके या बाहर ही भेजे, ऐसी सूचना आती है सुनने में। तो अपने वन्य जो जीव है उनका संरक्षण कैसे कर पाए? इसमें मैं दो चीज़ों को, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से समझ रही हूँ। एक तो वन्य जीवों के लिए हम क्या कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि वन बागरियों का। तो वन बागरियों का जो टॉपिक है जी मैम, इस पे तो मैं काफ़ी दिनों से काम कर रही हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने ये मुद्दा उठाया। जी मैम। तो वन्य जीव के संरक्षण का मैं बात करूँ तो यहाँ पे आए दिन खबर आती रहती है कि किसी रोजड़े को चोट लग गई, या किसी के छोटे बच्चों की माता खत्म हो गई, तो वो रोजड़ों के बच्चों को हम इधर लेके आते। तो इसके लिए हमने क्या सेटअप कर रखा है, सर के DFO सर के डायरेक्शन में हमने यहाँ पर रेस्क्यू टीम बना रखी है। तो जैसे ही हमको कोई खबर आती है कि कहीं पे कोई अबैंडन्ड बेबी मिल गया है, या किसी बच्चे को, जैसे यहाँ पे रोजड़े का बच्चा है, चोट लग गई है या पैर कट गया है, तो हमारे पास रेस्क्यू सेंटर है, और हमें जैसे ही नोटिस मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन आती है, हम तुरंत साइट पे जाते हैं, हम लेकर आते हैं, हम यहाँ पे उसकी दवा करते हैं, हम उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और जब तक वो सही ना हो जाए यहाँ पर उसकी देखरेख होती है, और सही होने के बाद हम उसको उसके नेचुरल एनवायरनमेंट फिर से वापस वन्य में डाल देते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं थोड़ा वन बागरियों के बारे में ये कहना था कि मैं बाहर से हूँ, तो हमारे साइड वन बागरियों होते नहीं हैं। जी मैम। पर यहाँ पे इशू क्या है कि वन बागरियों को काफ़ी गलत तरीके से पोर्ट्री इसलिए हो रहा है कि वन बागरियों में अभी पढ़ाई की कमी है, वो घुमंतु जाती है, उनमें अभी किसी ने पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल सही। और लोगों के अंदर थोड़ा स्टिग्मा है उनको लेके कि ये जानवरों को मारते हैं, या ये इधर से उधर करते हैं, या गलत काम जो भी है, स्टिग्मा है। तो इसका मेन कारण ये है कि उनके पास आय की कोई भी जरिया नहीं है, उनके पास पढ़ाई नहीं है, कोई उनको नौकरी नहीं देना चाहता है, कोई उनके लिए काम नहीं करना चाहता है, और उनके लिए सिर्फ नौकरी का एक ज़रिया है कि उनको खेतों में रख दो और वो उसका बचाव करेंगे, और उनके हाथ में बंदूक दी जाती है कि आप किसी भी तरह बचाव करो पर खेत को नुकसान नहीं। जी मैम, बिल्कुल सही बात है। तो मैं लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि पहला, अगर आपको खेतों में रखना है, हाँ ठीक है, खेत की सुरक्षा ज़रूरी है, पर उनको बंदूक मत पकड़ाएं। आप उनसे कहिए कि आप रोजड़ों को भगाइए, कोई और अगर जंगली सुअर आ रहा है आप उसको भगाओ, आप भगाने का काम करिए, पर उनसे ये मत कहिए कि वो उनको मारें। और दूसरा ये चीज़ है कि जो भी सरपंच हैं जी, और जो भी स्थानीय लोग हैं, वो उनकी थोड़ी सी मदद करें, वो कोशिश करें कि कुछ तो घुमंतु परिवार है पर कुछ सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनका आधार कार्ड बनवाइए, उनका मनरेगा कार्ड बनवाइए, और उनको थोड़ा सा मनरेगा के अंदर या कोई और स्कीम है उसके तहत उनको थोड़ा सा समाज में सम्मिलित करें,
आप जब तक किसी को बाहर रखोगे तब तक वो आपको दिक्कतें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा, समाज में या क्षेत्र में कहीं ना कहीं नुकसान वो पहुंचाएगा। चाहते हुए नहीं कर रहे हैं, पर उनके पास परिस्थितियां करवा देती है। परिस्थितियां हैं उनकी। तो थोड़ा सा लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम उनको हमेशा पराये बनाए रहेंगे तो पराये ही बने रहेंगे। अपनाने की ज़रूरत है हमें। देखिए साथियों, मैम ने बहुत ही अच्छे मुद्दे पर अच्छी बात की है कि जो वन बागरिया होता है, चलो आप अपना ग्रामीण क्षेत्र में खासकर ये दिक्कत आती है कि अपने आप खेत की रक्षा करो, और ज़रूर ये करना भी चाहिए, पर एक्चुअली वन्य जीवों पर आप अत्याचार ना करें, वन्य जीव को ना मारें। मैम मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि वन क्षेत्र में आप IAFS वन अधिकारी हो। मैम ये ग्रामीण क्षेत्र है और राजस्थान नागौर जो क्षेत्र है, यहाँ पे अक्सर सारे समाज के लोग खेती करते हैं और खेती पर निर्भर है। तो अपने किसान भाइयों को आप कैसे जागरूक करोगे कि वन्य जीव संरक्षण करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए, और किस तरह से मतलब आपकी सहायता करें, और मतलब देखिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है VFMC का, जी जिसको कहते हैं विलेज फॉरेस्ट जी। प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी। जी मैम। तो हमारे जहाँ भी वनखंड है वहाँ के पंचायत में हमने VFMC बना रखी है, जिसके तहत हम चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े। तो मैं यही आग्रह करूँगी कि लोग VFMC के थ्रू हमसे जुड़े, और उसमें जो भी रहता है वो हम लोग का जो भी कार्य है उसमें उनकी आय भी होती है, और हमारे साथ वो वृक्षारोपण या प्रोटेक्शन का काम है, या सॉइल वर्क है, या और भी कोई काम है, या वन जीवों की संरक्षण है, उन सब चीज़ों में हमारी हेल्प मिलती है। और ये 2 वे होता है, बैलेंस्ड होता है कि वन विभाग उनके लिए काम करता है, वो वन विभाग की मदद करते हैं। तो ये सहयोग के बिना काम नहीं चलेगा विभाग का, क्योंकि विभाग समाज का पार्ट है। तो यही आग्रह है कि वो आए और हमारे साथ काम करे, और यहाँ को सुख और समृद्धि में यहाँ का एनवायरनमेंट बनाए, यहाँ के वन विभाग की मदद करे, और जो भी वन क्षेत्र है इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करें। देखिए मैम ने कितने शॉर्ट वर्डों में कितनी अच्छी बात कही है। मैम अपना इंटरव्यू समाप्ति की ओर है। आपने बहुत ही कम शब्दों में वन्य जीव संरक्षण को लेकर, पेड़ पौधों को संरक्षण के लेकर बहुत अच्छी बात की है। अक्सर सारे दर्शकों के एक लास्ट में क्वेश्चन रहता है कि आप IAFS पद से है, अपने छोटे भाई बहनों के लिए आपका क्या संदेश है? आपने कितना स्ट्रगल किया अपने जीवन में, और कितनी आपके सामने कठिनाई आई, और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या, थोड़ा दर्शकों को ये बता दीजिए मैम। जी मेरे माता पिता, मेरे पिताजी सिविल इंजीनियर हैं जी मैम, और माताजी गृहिणी हैं जी। मेरे 2 बड़े भाई हैं जी मैम। एक सीनियर साइंटिस्ट हैं लंदन में, और मेरे दूसरे भाई माइनिंग इंजीनियर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वेरी गुड। तो मेरे लिए भी ऑप्शन था कि मैं बाहर जाऊं। मेरे PhD का था, मैंने MTech कर रखी है। तो MTech मैंने IIT बॉम्बे से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में की है। तो मेरा भी यही था कि मैं बाहर जाऊंगी और मैं PhD करूंगी। मेरी एप्लीकेशन भी हो गई थी, पर मेरा बचपन से ही थोड़ा वन्य जीव, वन की तरफ से थोड़ा सा रुझान था मेरा। जी मैम। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अभी ये नहीं करूँगी तो मैं शायद ज़िंदगी में कभी ये करना पहुँची। जी मैम। तो इसके बाद मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि लोगों के अंदर थोड़ा IAFS के बारे में थोड़ी भ्रांतियाँ हैं। वो जानते नहीं कि IAFS क्या चीज़ होती है। तो मैं पहले ये बता दूँ कि ऑल इंडिया में 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। जी मैम। एक है IAS, एक है IPS और एक है IFS। तीनों बराबर हैं, तीनों अपने अलग अलग डोमेन में काम करते हैं। IAS राजस्व की जो भूमि है, राजस्व का जो क्षेत्र है वहाँ काम करते हैं। IPS जो भी जहाँ पे प्रशासन में अगर पुलिसिंग की ज़रूरत है वहाँ पे काम करते हैं। और IFS जो है ये जहाँ पे भी वन भूमि है, वन क्षेत्र है, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की पुलिसिंग, वहाँ पे जो आदिवासी रह रहे हैं उन सब का जो भी देख रेख है ये वन विभाग की तरफ से IFS देखते हैं। तो जब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा वन की तरफ, थोड़ा नेचर की तरफ मेरा जी। लगाव है, तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे IFS बनना है। और जब मैंने एग्ज़ाम लिखा, एग्ज़ाम तीनों का सेम होता है। जी मैम। तो मैं लोगों को पहले, मैं छोटे भाई बहनों के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप जब ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप कई नाव में अपने पैर ना रखें। जैसे मुझे पहले से पता था कि मुझे IAS IPS में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे IFS ही बनना है। वेरी गुड। तो मुझे पता था कि मैं एक ही नाव पे बैठूंगी। तो आप ऐसे मत करिए कि अलग अलग नाव में करिए, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि ये पढ़ाई करें कि वो पढ़ाई करें। जी मैम। दोनों का सिलेबस
में अंतर है, दोनों की पढ़ाई के तरीके में अंतर जी है, मैम। तो आप दोनों के पीछे भागेंगे तो एक भी नहीं मिलेगा। वेरी गुड। तो या तो आप उसकी तैयारी करें या इसकी तैयारी जी करें। मैम। और अगर नेचर की तरफ, वाइल्ड लाइफ की तरफ अगर आपका रुझान है तो इसमें आइए, IAFS की तैयारी करिए। और स्ट्रगल का बता दूं, मेरे लाइफ में ये था कि थोड़ा सा जब आप एमटेक कर लेते हो उसके बाद आपके जो बैचमेट्स हैं लोग करोड़ों के पैकेज पे जाते हैं। फिर मुझे लगा कि मेरे खुद की नौकरी लगी हुई थी, जी मैम। अच्छी नौकरी है, लाखों की नौकरी है। फिर लगता है कि अगर आप ये छोड़ के तैयारी करेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जी मैम। तो सबसे पहले कठिन डिसीजन तो ये रहता है कि आप जो आमदनी आ रही है और जो आपकी इतनी अच्छी नौकरी मिली है उसको आप तुरंत ही छोड़ दें। और आपके पास फिर ज़ीरो आमदनी है, जी मैम। आपको घर से लेना पड़ेगा। जी मैम। और उसके बाद ये भी श्योर नहीं होता कि एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं जी निकलेगा। मैम। तो सबसे पहले तो ये डिसीजन लेना था कि मैं छोड़ना चाहती हूँ क्या। जी मैम। तो एक बार मुझे लगा कि अभी अगर मैंने ये बोल्ड स्टेप नहीं उठाया और ये एग्ज़ाम नहीं दिया तो शायद मैं आगे लाइफ में रिग्रेट करूँगी। तो मैंने नौकरी नहीं की, मैंने छोड़ दिया कि ठीक है नौकरी नहीं चाहिए, एक बार इसके लिए ट्राई करते हैं। और एक चीज़ और मैं लोगों को बता दूँ कि लोगों को लगता है लोग 5 साल 6 साल 7 साल स्ट्रगल करते हैं कि यही निकालना है, यही निकालना है। ऐसा नहीं है, आप अपने आप को सेट टाइम दो। जी मैम। मैंने अपने आप को सेट टाइम दिया कि मैं 1 साल तैयारी करूँगी, मैं एक बार एग्ज़ाम दूँगी, इन केस एक बार में नहीं निकलता है तो मैं PhD करूँगी या मैं कोई नौकरी कर लूँगी। मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। तो मेरे पास लिमिट थी 1 साल की, इन केस इसमें नहीं निकलता है तो डू एंड डाई की सिचुएशन है, ये नहीं निकलता है तो मैं ये नहीं करूँगी, मैं छोड़ दूँगी। जी मैम। तो मैंने 1 साल हर दिन 9-10 घंटे पढ़ाई की। मैंने सारे सोशल मीडिया से अपने आप को आउट किया। ये था कि 1 साल में मुझे पूरा जितना है अपने अंदर मैं इस एग्ज़ाम को दूंगी। तो 1 साल में मैंने तैयारी की, वो गया, फिर मैं आज इधर बैठी हूँ। तो इसमें लाइक मैं थोड़ा गॉड्स ग्रेस का भी मतलब कि भगवान की काफ़ी दया रही है कि हर चीज़ में मतलब मेरी मदद की। पर स्ट्रगल तो हुआ, बट थ्रू द स्ट्रगल आई एम रियली हैप्पी नाउ कि मैं जहाँ पे बैठी हूँ मैं कर पाई हूँ। मैम, पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी मजबूत थी, आपके भाई भी सब सक्षम थे, फिर भी आप मतलब IAFS के अंदर आने का एक जुनून था आपका। जी जी। तो मैम कितने साल आपने स्ट्रगल किया? मैंने 1 साल ही स्ट्रगल। 1 साल जी। और लगभग ऑल इंडिया में कौन सी रैंक थी आपकी? 15 है। 15। यस, 1। वेरी गुड। मैम, आखिरी क्वेश्चन है मेरा। अभी आप परबसर क्षेत्र में आए और पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे कार्यरत हो। अभी आपने कितने रेस्क्यू किए वन संरक्षण को लेकर, पेड़ पौधों कितने जैसे अवैध जो कटाई हो रही है, जी, जी। लगभग अनुमान से कितने ट्रैक्टर यहाँ पे खड़े? और ये परबसर विधानसभा के अंदर खासकर आप पिछले 4-5 महीने से यहाँ पे कार्यरत हो, तो मेन क्या दिक्कत आ रही है और मतलब लोग किस तरह से थोड़ा सा इसके अंदर जागरूक हो? जी जी जी। तो मैं थोड़ा करेक्ट करूँगी आपको, मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पे कार्यरत हूँ। मैंने 8 अगस्त को यहाँ पे ज्वाइन किया। जी मैम। तो यहाँ पे थोड़ा सा अवैध जो लकड़ी की परिवहन होता है इसका थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा था सूचना। तो इसके तहत हमने 40 के ऊपर 2 महीने में, जिसका मतलब है 60 दिन में 40 के ऊपर हमने वाहन पकड़े हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। कुछ दिन पहले तो यहाँ पे मेरी खुद की गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, इतनी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी। तो हम हमेशा वी आर ऑन आवर टोज़ कि जैसे ही खबर मिले हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। और मैं लोगों का धन्यवाद भी देती हूँ क्योंकि सिर्फ इतनी कम छोटी टीम होके इतना काम कर पाना मुश्किल होता है, पर लोग हमारी मदद करते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि जो पेड़ कट रहे हैं गलत कट रहे हैं, कटने नहीं चाहिए। मैम, एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, बीच में आपकी काटूंगा मैं। अपने जो अवैध खनन में कौन कौन से पेड़ आते सारे पेड़ आते हैं या इसके अंदर जैसे गीली लकड़ी रहती है, सूखी लकड़ी, थोड़े ये बता मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट, हाँ ये चीज़ में लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है जी। कि अगर हम लकड़ी परिवहन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हाँ, ये very good। कौन सी कर सकते कौन हैं। सी कर सकते हैं? तो हमारे पास वन विभाग की एक लिस्ट आती है जी मैम। जिसको TP फ्री स्पीशीज कहते हैं। TP का मतलब होता है ट्रांजिट परमिट, जी मैम। और एक होता है जो ट्रांजिट परमिट फ्री नहीं है। जी मैम। तो ये लिस्ट आती है 17-18 पेड़ों की। जी मैम। इसमें क्या है, इसमें खेजड़ी, नीम, ये इस तरह के पेड़, इनको परमिट नहीं दिया जाता। ये आप नहीं काट सकते, आप इनका परिवहन नहीं कर सकते, चाहे वो गीली हो चाहे वो सूखी हो, इनका परिवहन प्रतिबंधित। जैसे अंग्रेजी बबूल इनके कर सकते हैं। अब इनमें भी थोड़े अलग अलग कंडीशन है। है। अभी पहले आप खेजड़ी, नीम ये सब तो आप बिल्कुल। परिवहन कर ही नहीं जी सकते। मैम। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है, किसी का घर टूट रहा है, वहाँ पे अगर
आ गई और कोई हाँ कोई मतलब घर में या कहीं मतलब दिक्कत आ गई कि पेड़ गिर रहा है घर पे, तो हम यहाँ से एप्लीकेशन लगाए, उसके बाद हम अलाउ करते हैं। बिल्कुल वेरी। इसके अलावा टीपी फ्री स्पीशीज आ गई, जैसे अंग्रेजी बबूल हो गया, चॉटलिस हो गया, जूलिफ्लोरा हो गया। जी मैम। इसको वन भूमि से तो काटना प्रतिबंधित है। वन भूमि से तो आप कुछ भी नहीं काट सकते। वन भूमि पे जो भी कार्य रहेगा वो वन विभाग देखता है, वहाँ से तो आप नहीं काट सकते। किंतु जो राजस्व की ज़मीन है, अगर वहाँ से अगर आपको काटना है तो उसके लिए तहसीलदार से आप परमिट ले लीजिए। जो परमिट होता है आप उसको परमिट ले लीजिए, उसके बाद आप उसकी परिवहन कर सकते हैं। उसमें हम भी नहीं रोक सकते, हम परमिट देखेंगे, उसके तहत आप उसको परिवहन कर सकते हैं। हम रोकते इसलिए हैं कि अगर आपने उसको काट भी लिया है, वो परमिट फ्री है या आप उसको परिवहन करें, आपके पास बिल होनी चाहिए, आप कहाँ लेके आ रहे हैं, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो उसका तहसीलदार से आपको लिखवा कर लाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यदि आप परबतसर विधानसभा क्षेत्र से हैं और आप किसान हैं तो आज हमारा इंटरव्यू था खासकर IFS मृदुला सिंह जी, जो नए वन अधिकारी परबतसर में आए हैं। इनका कहना है कि बिल्कुल साफ शब्दों में और शॉर्ट भाषा में इन्होंने कहा है कि वन्य जीव और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए आप आगे आइए और हमारी मदद कीजिए। क्या आपको पता है परबतसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक गवर्नमेंट की नर्सरी भी है, जहाँ पे हर साल के अंदर लाखों पौधे तैयार किए जाते हैं और जो मतलब सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में वहाँ पे वितरण होते हैं और उनकी कुछ राशि होती है जो मिनिमम राशि के अंदर पेड़ पौधे मिलते हैं। आप सभी ने भी देखा था कोरोना काल में कि जब मतलब कितना प्रदूषण था, जब सारे वाहन बंद हुए थे, कितना मतलब चारों तरफ से वाहन ले लो, या कितने साइंस के अंदर कितने प्रकार की जो अपने इलेक्ट्रिशियन है, जैसे कि हाँ रिको, अभी परबतसर क्षेत्र में रिको भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इनसे प्रदूषण को कम करता है वायुमंडल, और वायुमंडल में खासकर पेड़ पौधे संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम परबतसर के क्षेत्रीय वन अधिकारी परबतसर के ऑफिस में, और यहाँ पे IFS श्री मृदुला सिंह जी थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में इसकी व्याख्या की। और साथ में जो वन्य जीवों के लिए अपन देख रहे हैं, यहाँ पे देखो वन्य जीव भी संरक्षण है, और वन्य जीवों के लिए जो वन बागरिया होते हैं उनको भी जागरूक करना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र में खासकर ये दिक्कत होती है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सरपंच प्रतिनिधि हो, किसान है जो जागरूक है, उन वन बागरियों को संरक्षण करवाए, पर मतलब पशु पक्षियों को क्षति न पहुंचाए। ऐसी सकारात्मक और रोचक खबर देखने के लिए हमारे न्यूज़ सर्किल को फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों।